स्वागत है सभी एस्पिरेंट्स का कंपाउंड लर्निंग इंस्टीट्यूट के इस बेहद जरूरी करंट अफेयर्स मास्टर क्लास सेशन में। आज का सेशन लंबा और काफी डिटेल्ड होने वाला है। हाँ, और दोस्तों आज के इस गहरे विश्लेषण में हम आरबीआई के नए साइबर रूल्स, लगभग 285 लाख करोड़ की यूपीआई इकोनॉमी और उस ग्लोबल आर्थिक तूफान की बात करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स का सबसे बड़ा टॉपिक बनने वाला है। सबसे पहले उस आर्थिक तूफान का रुख देखते हैं जिसे हम मैक्रो इकोनॉमी और ग्लोबल बेसलाइन कहते हैं। स्लाइड 1 पर आते हैं। हाँ, मैक्रो डेटा देखना सबसे जरूरी है पहले। अभी हाल ही में Q1 2026 के जो नंबर्स आए ना, उनके अनुसार ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ ईयर ऑन ईयर 2.4% पर स्टेबल दिख रही है। 2.4%, ठीक है। लेकिन कैच यहाँ है, कोर इन्फ्लेशन जो है वो 3.8% पर अटकी हुई है और एक बड़ा रिस्क अलर्ट फ्लैश हो रहा है जो कि है सप्लाई चेन प्रेशर। सही बात है। और इस टर्बुलेंस के बीच में दुनिया के अलग-अलग सेंट्रल बैंक्स के इंटरेस्ट रेट्स देखें तो तस्वीर और अजीब लगती है यार। मतलब कितना डिफरेंस है? बहुत ज्यादा। जैसे यूएस फेड अभी 4.50% पर बैठा है, राइट। यूरोपियन सेंट्रल बैंक 3.25% पर है, जबकि बैंक ऑफ जापान अभी भी सिर्फ 0.50% पर है। वेट, सिर्फ 0.50%? हाँ, अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो इंटरेस्ट रेट्स का ये अंतर सिर्फ परसेंटेजेस नहीं है, ये पूरी दुनिया की आर्थिक दिशा तय करते हैं। वो कैरी ट्रेड वाला कॉन्सेप्ट है ना? एग्जैक्टली जब जापान में रेट्स 0.50% जैसा इतना कम होता है और यूएस में 4.50%, तो बड़े इन्वेस्टर्स जापान से सस्ते में पैसा उधार लेते हैं और यूएस मार्केट्स में डाल देते हैं। ओह वाओ, फ्री का मार्जिन एक तरीके से। बिल्कुल, लेकिन जब ये पैसा अचानक रिवर्स होता है तो मार्केट्स में भूचाल आ जाता है। इस एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी से बचने के लिए देश को अपना इंटरनल सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। तो मतलब बेसिकली डोमेस्टिक रेजिलियंस की बात हो रही है। सही पकड़ा। इसीलिए 2026 की लेजिस्लेटिव प्रायोरिटीज में सबसे बड़ा फोकस उसी पर है। पॉलिसी पाइपलाइन का स्टेटस ध्यान से नोट करें स्टूडेंट्स। एनर्जी सिक्योरिटी एक्ट एडवांस्ड स्टेज में है और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बिल वो अभी पेंडिंग है, और डिजिटल प्राइवेसी रेगुलेशन एक पार्लियामेंट्री कमेटी के पास है। पॉलिसी का लाइफ साइकिल क्लियर होना चाहिए। पहले प्रपोजल आता है, फिर डिबेट होती है, फिर इनैक्टमेंट होता है और आखिर में इम्प्लीमेंटेशन। एग्जैक्टली। वैसे पब्लिक अप्रूवल रेटिंग अभी 52% है, जो कि न्यूट्रल ट्रेंड दिखा रही है। सही है, लेकिन किसी भी देश की डोमेस्टिक रेजिलियंस सिर्फ इंटरनल कानून से नहीं आती, वो उसकी ग्लोबल डिप्लोमेसी और टेक रेडीनेस से डीपली जुड़ी होती है। बिल्कुल। जियोपॉलिटिक्स के हॉटस्पॉट्स अभी बिल्कुल क्लियर है। हाँ, ईस्टर्न यूरोप में टेंशन्स हैं, इंडो पैसिफिक रीजन में एक स्ट्रेटेजिक कंपटीशन चल रही है और मिडिल ईस्ट में सिक्योरिटी डायलॉग लंबा खिंच रहा है। इन मुद्दों पर Q2 के G7 और UNJ समिट्स में बहुत गर्मागर्म बहस होने वाली है। और इसके साथ ट्रेड पैक्ट्स भी ध्यान रखने होंगे एस्पिरेंट्स को। EU एशियन अभी नेगोशिएशन फेज में है। US UK रैटिफाई हो चुका है, राइट? हाँ, वो रैटिफाई हो गया है। और चाइना GCC एग्रीमेंट एक्सप्लोरेटरी स्टेज पर है, पर देश की असली ताकत टेक इनोवेशन मैट्रिक्स में दिख रही है आजकल। सच्ची में AI और मशीन लर्निंग का रैपिड डिप्लॉयमेंट तो हर जगह है। क्वांटम कंप्यूटिंग रिसर्च फेज में आ चुकी है और बायोटेक्नोलॉजी भी रेगुलेटरी अप्रूवल स्टेज पर पहुंच गई है। डेटा के हिसाब से R&D इन्वेस्टमेंट्स में सीधा 15% का फ्लो बढ़ा है। ये पैसा क्लाउड इंफ्रा, 5G 6G नेटवर्क्स, डेटा और साइबर इंफ्रा को फ्यूल कर रहा है। पर एक रेगुलेटरी पेंडिंग अलर्ट भी है। देश का AI एथिक्स फ्रेमवर्क अभी आना बाकी है। और इन सब को संभालने के लिए नए लीडर्स चाहिए। स्लाइड पर कुछ अपॉइंटमेंट्स भी हैं, है ना? हाँ, एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस नॉमिनी May 1 को कंफर्म होंगे। सेंट्रल बैंक गवर्नर का टर्म December 31 को एक्सपायर हो रहा है। और UN एम्बेसडर, उनकी अपॉइंटमेंट इमीडिएटली इफेक्टिव हो चुकी है। लीडरशिप ट्रांजिशन ब्रॉडली Q3 Q4 2026 के लिए सेट है। गॉट इट। वैसे सिविल सर्विसेज के बच्चों के लिए एक इंटरेस्टिंग डेटा है। सिविल सर्विसेज रिटेंशन अभी 88% पर है और डाइवर्सिटी इंडेक्स 72 आउट ऑफ 100 है। और हेरिटेज के लिए नेशनल म्यूजियम एक्सपेंशन और प्रिजर्वेशन ग्रांट्स को भी ग्रीन लाइट मिल चुकी है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? एक तरफ ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स वॉलेटाइल हैं और दूसरी तरफ AI जैसी डिसरप्शंस आ रही हैं। इन सब का सबसे डायरेक्ट असर आम आदमी के पैसों पर पड़ता है। स्लाइड 2 पर मूव करते हैं। राइट। इसकी टाइमलाइन जरूर नोट करें सभी लोग। April 1, 2026 से March 31, 2029 तक। इस ब्लूप्रिंट के 6 पिलर्स हैं और 49 स्पेसिफिक डिलीवरेबल्स हैं। स्टूडेंट्स, पिलर्स के नाम सुनिए: रेगुलेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, करेंसी मैनेजमेंट, डिजिटल पेमेंट, कस्टमर प्रोटेक्शन और इंटरनल कैपेसिटी।
इस बार सबसे जोरदार फोकस टेक पर दिख रहा है मुझे तो। सही में आरबीआई एआई को इंटरनल ऑपरेशंस में ला रहा है, खुद के एलएलएम्स बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ULI यानी यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस को नेशनल स्केल पर एक्सपैंड किया जा रहा है। ये यूएलआई वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा समझाएंगे आप? बिल्कुल। देखिए, ULI का आना उतना ही बड़ा रेवोल्यूशन है जितना पेमेंट्स के लिए UPI था। पहले जब किसी को लोन चाहिए होता था तो जमीन के कागज, टैक्स रिटर्न्स, स्टेटमेंट्स सब मैन्युअली देना पड़ता था। हाँ, बहुत पेपर वर्क होता था। अब ULI इस प्रोसेस को कंप्लीटली डिजिटल और कंसेंट बेस्ड बना देगा। स्टेट गवर्नमेंट्स के लैंड रिकॉर्ड्स और इनकम टैक्स डेटा आपस में सीमलेस तरीके से जुड़ जाएंगे। ताकि बस मिनटों में लोन अप्रूव हो सके। वाह! एग्जैक्टली। और क्योंकि UPI की बात निकली है तो UPI के 10 साल पूरे होने पर FY26 का जो डेटा आया है वो सच में माइंड ब्लोइंग है। बढ़ के तो मेरा ही दिमाग घूम गया था। एनपीसीआई ने इसे 2016 में लॉन्च किया था ना? हाँ, और अब एक साल में 21,898 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुए हैं। लॉन्च ईयर से 12,000 गुना ज्यादा। बाप रे! और वैल्यू पता है कितनी है? 2,85 लाख करोड़ रुपए। सीरियसली, नंबर्स इनसेन है। जमीन पर आज 731.38 मिलियन QR कोड्स लग चुके हैं। और ग्लोबल फुटप्रिंट देखें तो भूटान ने 2021 में सबसे पहले से अपनाया था। लेटेस्ट एडिशन मलेशिया है। टोटल 8 से ज्यादा देश इसे अडॉप्ट कर चुके हैं। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। UPI को एक्सपोर्ट करने का मतलब है भारत अपना पूरा डिजिटल नर्वस सिस्टम दुनिया को दे रहा है। वही तो। पर जब नेटवर्क इतना बड़ा और इंटरकनेक्टेड हो जाता है तब खतरा भी उतना ही बड़ा होता है। सही कहा। नर्वस सिस्टम में वायरस या फ्रॉड का खतरा मल्टीप्लाई हो जाता है और डेटा भी यही कहता है। हाँ, स्लाइड 3 पर वही डेटा है। 2025 में 2,93,000 करोड़ रुपए का डिजिटल फ्रॉड हुआ था। उफ। और इसमें एक फैक्ट बहुत चिंताजनक है। 45% फ्रॉड उन ट्रांजैक्शंस में होता है जो 10,000 रुपए से ऊपर के होते हैं। इसीलिए तो RBI का कस्टमर प्रोटेक्शन पिलर एक्शन में आया है। उन्होंने डिजिटल फ्रॉड रूल्स को अब 4 क्वाड्रेंट्स में बांट दिया है। यस। पहला क्वाड्रेंट है Q1 यानी द 1 आवर डिले। इसमें क्या होता है? ये रूल कहता है कि अगर 10,000 से ज्यादा का अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर हो रहा है तो ट्रांजैक्शन और सेटलमेंट के बीच 1 घंटे का डिले होगा। 1 घंटा काफी होता है फ्रॉड रोकने के लिए। पर इससे तो रोजमर्रा की जिंदगी डिस्टर्ब हो जाएगी ना? नहीं। इसीलिए मर्चेंट पेमेंट्स, रिकरिंग ऑटो डेबिट्स और चेक्स को इस डिले से एग्जेम्प्ट रखा गया है। अच्छा, ये सही किया। यहाँ से बाकी 3 क्वाड्रेंट्स तो और भी स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। Q2 का फोकस बेसिकली वल्नरेबल डेमोग्राफिक्स पर है। जैसे कि सीनियर सिटीजन्स? हाँ, जो लोग 70 साल से ऊपर के हैं या जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज है, अगर उनका ट्रांसफर 50,000 से ज्यादा का है तो उनके अकाउंट में एक ट्रस्टेड नॉमिनी का वेरिफिकेशन मैंडेटरी हो गया है। ये बहुत अच्छा स्टेप है। और Q3 किसके लिए है? Q3 क्रिमिनल्स पर अटैक करता है जो म्यूल अकाउंट्स या फर्जी अकाउंट्स यूज करते हैं। रूल सिंपल है, अगर अकाउंट सस्पिशियस फ्लैग हो गया तो उस पे स्ट्रिक्टली 5 लाख रुपीस की एनुअल क्रेडिट लिमिट लग जाएगी। ओह, उससे ज्यादा का कैश फ्लो आ ही नहीं पाएगा। एग्जैक्टली। और आखिर में आता है Q4 द किल स्विच, जिसका जिक्र आपने सेशन के शुरू में किया था। जिसके सुनी गूज़बम्स आ जाते हैं। यहाँ सबसे हैरानी की बात यह है कि Q4 सच में पूरे बैंकिंग सेक्टर का गेम चेंजर बनने वाला है। पैनिक की स्थिति में एक यूजर एक सिंगल टैब से अपने सारे डिजिटल चैनल्स, चाहे वो कार्ड्स हों या UPI, सबको एक साथ डिसेबल कर सकता है। मतलब अलग-अलग ऐप्स में जाके सेटिंग्स नहीं ढूंढनी पड़ेंगी, एक बटन और अकाउंट लॉक्ड। सही बात है। पैसा बचाना तो जरूरी है, पर देश के आम आदमी तक, खासकर छोटे व्यापारियों तक पैसा पहुंचाना दूसरी बड़ी प्रायोरिटी है। चलिए फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं, स्लाइड 4 पर। PMMY के 11 साल पूरे हो गए ना? हाँ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। DFS और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया था। अब इसका स्केल देखिए, 57.79 करोड़ लोन्स के जरिए 40.07 लाख करोड़ रुपए डिस्बर्स हुए हैं। 40 लाख करोड़, वाओ! और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि 66.66% हिस्सा महिलाओं को दिया गया है। बिल्कुल सच्ची आर्थिक आजादी। और FY26 में तो इसने 5.64 लाख करोड़ की हाईएस्ट एवर डिसबर्समेंट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसका लोन पिरामिड एस्पिरेंट्स को याद होना चाहिए। शिशु कैटेगरी में 50,000 तक, किशोर में 50,000 से 5 लाख तक और तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक। पर दोस्तों, सबसे जरूरी डेवलपमेंट है एक नई कैटेगरी का आना, तरुण प्लस। इसमें 10 लाख से 20 लाख तक की फंडिंग मिलेगी। अब यहाँ मुद्दा बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। वही ना,
नई तरुण प्लस कैटेगरी आने का आखिर मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ महंगाई एडजस्ट करने के लिए या ग्राउंड लेवल पर जो 2015 में छोटे बिजनेसेस थे वो सच में स्केल अप कर रहे हैं? ये बहुत गहरा पॉइंट है। देखिए, ये इकोनॉमी के मिसिंग मिडिल की समस्या को सॉल्व कर रहा है। जो एमएसएमई 2015 में शिशु लोन से शुरू हुआ था, 11 साल बाद उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी है ना। राइट। वो इतना बड़ा नहीं हुआ कि कॉर्पोरेट लोन ले, पर इतना छोटा भी नहीं रहा कि सिर्फ 10 लाख में काम चल जाए। तो यस, ये ग्राउंड लेवल की रियल स्केलिंग है। और जब ये एमएसएमईज बढ़ेंगे तो देश का एक्सपोर्ट वॉल्यूम बढ़ेगा, जिस पर आते हैं स्लाइड 5 पर ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स ऑफ ट्रेड एंड डब्ल्यूटीओ रिपोर्ट 2025-26। एक्सपोर्ट नंबर्स थोड़े सोबरिंग है। ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इस वक्त $26.3 ट्रिलियन पर है, जिसमें 7% ग्रोथ है। पर एक स्ट्रक्चरल इशू है। दुनिया के टॉप 10 देशों के पास टोटल एक्सपोर्ट का 49.6% मोनोपोली शेयर है। सिर्फ 10 देशों के पास आधा शेयर। लिस्ट में कौन कौन है? चाइना, यूएसए, जर्मनी, नेदरलैंड्स और हांगकांग इसको डोमिनेट करते हैं। इस सप्लाई चेन मोनोपोली में भारत 19th रैंक पर आता है। और हमारा एक्सपोर्ट नंबर क्या है? हमारा टोटल एक्सपोर्ट $445 बिलियन का है और ग्लोबल मार्केट शेयर सिर्फ 1.7% है। इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। जब हम 5 या 7 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात करते हैं, तो इस 1.7% शेयर से आगे बढ़ने के लिए भारत को सप्लाई चेन प्रेशर्स को कैसे बाईपास करना होगा? और इसके लिए हमारा डोमेस्टिक कॉर्पोरेट सेक्टर और टेक इकोसिस्टम मजबूत होना पड़ेगा, जो हमें स्लाइड 6 पर ले जाता है, इकोनॉमी शॉर्ट्स। चलिए इसको थोड़ा क्रिस्प और रैपिड फायर स्टाइल में कवर करते हैं। डन। ट्रैक्सन रिपोर्ट के डेटा से शुरुआत करते हैं। टेक स्टार्टअप फंडिंग में इंडिया ग्लोबली 4th रैंक पर है। FY26 में $11.7 बिलियन रेज किए हैं। लेकिन इसमें एक बड़ा रेड फ्लैग है जिसे स्लाइड पर ब्रिक रेड में हाईलाइट किया गया है। ये नंबर पिछले साल के मुकाबले 18% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन दिखा रहा है। मतलब स्टार्टअप फंडिंग कम हो रही है। हाँ, दूसरी न्यूज NBFCs के बारे में है। RBI ने स्ट्रिक्ट रूल प्रपोज किया है कि जो NBFCs अपर लेयर में आना चाहती हैं, उनके पास 1 लाख करोड़ रुपए का एसेट थ्रेशोल्ड होना ही चाहिए। ये फिल्टर काफी टफ है। बैंकिंग प्रोडक्ट स्पेस में CSB बैंक ने स्मार्ट सेव अकाउंट लॉन्च किया है। इसमें स्वीप इन FDs पर डायरेक्ट 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है। रिटेल फंड्स अट्रैक्ट करने की निंजा टेक्निक और पेंशन सेक्टर में EFRDA ने PPFS AMC को NPS फंड स्पॉन्सर करने की अप्रूवल दे दी है। साथ ही हेल्थ स्पेस में NHA और IRDAI मिलकर नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज पायलट कर रहे हैं। कैशलेस इंश्योरेंस ऑटोमेट हो जाएगा इससे। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। ट्रैक्सन डेटा और NBFC रूल को अगर जोड़ें तो RBI NBFCs के लिए वैसा ही स्ट्रिक्ट फिल्टर लगा रहा है जैसा स्ट्रिक्ट फिल्टर आजकल इन्वेस्टर्स टेक स्टार्टअप्स पर लगा रहे हैं। एग्जैक्ट पॉइंट। पहले फोकस बस ग्रोथ पर था, अब क्वालिटी ऑफ ग्रोथ पर है। और ये स्ट्रिक्टनेस और कंप्लायंस सिर्फ इकोनॉमी में नहीं दिख रही, नेशनल गवर्नेंस और लॉ एनफोर्समेंट में भी आ गई है। स्लाइड 7 पर। ओह हाँ, द साइबर फ्रॉड अलायंस। दोस्तों, एग्जाम्स के लिए ये फैक्ट सच में गोल्ड माइन है। बिल्कुल। बताइए इस अलायंस में कौन जुड़ रहा है? पहले एक हिस्टोरिकल गैप था। FIU यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर है, पैसे के फ्लो को ट्रैक करती थी, और I4C इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो होम मिनिस्ट्री में है, वो डिजिटल फुटप्रिंट्स ट्रैक करती थी। पर ये दोनों आपस में रियल टाइम बात नहीं करते थे ना? वही तो प्रॉब्लम थी, क्रिमिनल्स आगे रहते थे। पर अब इन दोनों नोड्स के बीच एक मेगा MOU साइन हुआ है, रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए। ओह, तो यही अलायंस आगे चलकर उस किल स्विच को बैक एंड डेटा देगा। एग्जैक्टली। जब पैसे का रास्ता और IP एड्रेस क्रॉस रेफरेंस होंगे, तभी मैजिक होगा। दूसरी अपडेट एनवायरमेंटल कंप्लायंस से है। MoE FCC ने December 31, 2027 को नए HFC प्रोडक्शन क्लियरेंसेस के लिए एक एब्सोल्यूट डेडलाइन सेट कर दी है। HFC मतलब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, राइट। और पॉलिटी के बच्चों के लिए एक रिफ्रेशर भी है यहाँ। जुडिशियल इम्पीचमेंट न्यूज में था, याद रखिए। SC के लिए आर्टिकल 124, HC के लिए आर्टिकल 217, और इनको गवर्न करता है जस्टिस इंक्वायरी एक्ट 1968। सही। एक आखिरी गवर्नेंस अपडेट बचा है, स्किल आउटकम फंड। इसमें 130 करोड़ रुपए 21 स्टेट्स और 16 सेक्टर्स में डिप्लॉय हुए हैं। और आउटकम फंड रेगुलर फंड से अलग होता है क्योंकि इसमें मेट्रिक्स मीट होने पर ही पैसा मिलता है। और इसका सबसे बड़ा मेट्रिक क्या है पता है? क्या? ग्राउंड लेवल पर 74% फीमेल पार्टिसिपेशन इंश्योर करना। वाह, 74%। अब यहाँ मुद्दा बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। जब ऐसी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी, स्ट्रिक्ट गवर्नेंस
और मैसिव कैपिटल पेपर से उठाकर जमीन पर आती है, तब देश का असली इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्म होता है। स्लाइड 8 पर चलते हैं। एक क्विक मैप टूर करते हैं पूरे भारत का। शुरुआत गुजरात से करते हैं। जामनगर में वंतारा ने इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड वेटरनरी साइंसेज अनाउंस की है। और गुजरात के ही मुंद्रा पोर्ट पर एक बड़ा माइलस्टोन टच हुआ है। अदानी का मुंद्रा पोर्ट अब देश का लार्जेस्ट ऑटो एक्सपोर्ट हब बन गया है। उसका स्केल सुनिए, एक सिंगल RORO वेसल यानी रोल ऑन रोल ऑफ शिप में एक साथ 68 कार्स शिप की जा सकती हैं और कार्गो कैपेसिटी 500 मेट्रिक टन्स है। 68 कार्स एक ही वेसल। हाँ, मतलब ये समुद्र के ऊपर तैरती हुई एक मल्टी लेवल पार्किंग लॉट जैसी है। गाड़ियां ड्राइव करके लोड करो और एक्सपोर्ट करो। तभी तो एक्सपोर्ट शेयर बढ़ेगा। मैप पर आगे चलें तो नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में कैबिनेट ने कालाइचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट क्लियर कर दिया है। MP में उन्नत कृषि मेला होस्ट हो रहा है और साउथ में तेलंगाना के वारंगल और आदिलाबाद में डुअल सिविल और मिलिट्री एयरपोर्ट्स अप्रूव हुए हैं। ईस्ट में त्रिपुरा की रिपोर्ट आई है जिसे फास्ट ग्रोइंग रीजनल इकोनॉमी बताया गया है, पर इस मैप पर मेरी नज़र NHAI के एक प्रोजेक्ट पर अटक गई है। आप आरोग्य वन की बात कर रही हैं? हाँ, ये कोई नॉर्मल प्लांटेशन ड्राइव नहीं है। NHAI हाईवेज पर थीमेटिक मेडिसिनल कॉरिडोर्स बना रहा है। फेज 1 का डेटा है 67,462 पेड़, 36 मेडिसिनल स्पीशीज जैसे नीम और आंवला। ये 17 पार्सल्स में डिवाइडेड है जो 62.8 हेक्टेयर्स कवर करते हैं। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? अगर हम इस मैप टूर का निचोड़ निकालें तो पिक्चर काफी अलग बनती है। बिल्कुल, अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें, एक तरफ RORO वेसल्स बन रहे हैं, मिलिट्री एयरपोर्ट्स बन रहे हैं और दूसरी तरफ हाईवेज पर नीम और आंवला के पेड़ लग रहे हैं। वंतारा में वाइल्ड लाइफ यूनिवर्सिटी बन रही है। कंक्रीट का विकास और नेचर का विकास एक साथ। एग्जैक्टली। देखिए, MoSPI यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन और NSO ने मिलकर एक बहुत बड़ा पहला व्यापक पायलट अध्ययन किया है। और इसके आंकड़े वाकई में काफी विशाल हैं। वाह, सच में? मतलब इसमें करीब 98.54 लाख सेल्फ कंस्ट्रक्शन परिवार और 10.27 लाख अनइनकॉर्पोरेटेड कंस्ट्रक्शन एस्टैब्लिशमेंट शामिल हैं। राइट। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनमें से 77% एस्टैब्लिशमेंट्स ऐसे हैं जो बाहर से मजदूर रखते हैं। अच्छा। हाँ, औसतन एक जगह पर 5 मजदूर काम कर रहे हैं और अगर उनकी फाइनेंशियल हेल्थ देखें तो उनके पास करीब 5.21 लाख के फिक्स्ड एसेट्स हैं। ओके, 5 लाख के एसेट्स, पर उनका ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी जीविया कितना है? वो करीब 7.98 लाख रुपए दर्ज किया गया है। वेट, एक सेकेंड। अगर वो लगभग 8 लाख का नया वैल्यू सिस्टम में जोड़ रहे हैं और 5 लाख के एसेट्स भी हैं, तो उनका आउटस्टैंडिंग लोन कितना है? हाँ, वो तो सिर्फ 1.40 लाख रुपए बताया गया है। क्या इसका मतलब ये है कि हमारी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी अदृश्य है, जिसे फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से लोन मिल ही नहीं रहा? एब्सोल्युटली, यही इस अध्ययन का सबसे अहम निष्कर्ष है। ये दिखाता है कि ये सेक्टर इकोनॉमिकली काफी एक्टिव तो है, पर बैंकिंग सिस्टम के पहुंच से अभी भी दूर है। जब तक इनका डेटा सरकारी रिकॉर्ड में ठीक से नहीं होगा ना, तब तक इन्हें आसान शर्तों पर लोन नहीं मिलेगा। इस पायलट स्टडी से कम पॉलिसी मेकर्स को एक क्लियर पिक्चर मिलेगी। सही बात है। तो जैसे देश के भीतर हम इस अदृश्य नींव को समझकर मजबूत कर रहे हैं, वैसे ही देश के बाहर वैश्विक मंच पर भी हमारी कूटनीति काफी तेजी से आकार ले रही है। बिल्कुल, यूनाइटेड नेशंस वाले इलेक्शंस की बात कर रहे हैं ना? UN ECOSOC यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में भारत को 2027 से 30 के कार्यकाल के लिए 3 निकायों में अनअपोज चुना गया है। निर्विरोध चुना जाना एक बहुत बड़ी बात होती है डिप्लोमेसी में। एग्जैक्टली। और ये 3 बॉडीज हैं, कमीशन ऑन साइंस एंड टेक, कमीशन ऑन NGOs और तीसरा है प्रोग्राम एंड कोऑर्डिनेशन। और इसके साथ ही भारतीय राजनयिक प्रीति सरन को भी UN कमेटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स में दोबारा चुना गया है। ये एक 18 सदस्यीय पैनल है। राइट। और कूटनीति का ये जो झाल है वो बाकी जगहों पर भी दिख रहा है। जैसे मॉरिशस में IORS समिट हुई थी अभी, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। हाँ, उसमें 23 सदस्य थे और विदेश मंत्री S जयशंकर वहां गए। फिर मंत्री हरदीप पुरी कतार गए LNG आपूर्ति के लिए, और तो और DD और ICCR ने भारतीय संस्कृति के प्रसार के लिए 3 साल का एग्रीमेंट किया है। सॉफ्ट पावर का पूरा इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल। और वैसे इराक ने अपना नया कुर्द राष्ट्रपति भी नियुक्त किया है। पर अगर हम हार्ड पावर की बात करें तो सैन्य अभ्यास और डिफेंस की न्यूज आती है। हाँ, एक्सरसाइज
साइक्लोन 4 ये भारत और इजिप्ट के बीच चल रहा है 9 से 17 अप्रैल तक। और ये रेंजर्स फोर्सेस हेडक्वार्टर्स अंशाज इजिप्ट में हो रहा है ना? हाँ वही। और इसमें रेगिस्तानी युद्ध यानी डिजर्ट वॉरफेयर पर फोकस है। हाँ। 25 इंडियन आर्मी स्पेशल फोर्सेस के जवान शामिल हैं इसमें। और डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो HAL ने इंडियन कोस्ट गार्ड को 4 ALH MK3 ध्रुव हेलीकॉप्टर्स भी डिलीवर किए हैं। वाह, तटीय निगरानी और रेस्क्यू के लिए। हाँ। पर मेरा एक सवाल है, जैसे चेस में एक खिलाड़ी पूरे बोर्ड पर कंट्रोल रखता है, वैसे ही भारत सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर दोनों जगह एक्टिव है। पर इस सब में सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव क्या माना जाएगा? देखिए, निर्विरोध चुना जाना वैश्विक मंच पर भारत की एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार्यता को दर्शाता है। पर जब हम साइक्लोन 4 जैसा एक्सरसाइज करते हैं या स्वदेशी ध्रुव हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करते हैं तो आत्मनिर्भरता हुई। एग्जैक्टली वो हमारी स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस यानी रणनीतिक स्वतंत्रता को इंश्योर करता है। समझ गया। चलिए, अब जमीन और समुद्र की बातें हो गईं तो सीधे चलते हैं वहां जहां कोई सीमा नहीं है, अंतरिक्ष में। ISRO और नासा के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं आज। हाँ, ISRO ने अभी श्रीहरिकोटा में गगनयान का इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट 02 पूरा किया है। IADT-02। हाँ, इसमें ना एक 5.7 टन के क्रू मॉड्यूल को इंडियन एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर से 3 किलोमीटर की ऊंचाई से गिराया गया। अच्छा, सेफ लैंडिंग के लिए? बिल्कुल। स्प्लैश डाउन के लिए 4 अलग-अलग प्रकार के 2 पैराशूट्स का इस्तेमाल किया गया है और फिर इंडियन नेवी ने इसे रिकवर कर लिया। ये तो काफी डिटेल्ड ओरिएंटेड टेस्ट था। और दूसरी तरफ अगर नासा की बात करें तो उनका आर्टेमिस 2 मिशन काफी चर्चा में है। हाँ, 50 साल बाद पहली बार कोई क्रूड लूनार मिशन पैसिफिक ओशन में वापस आया है। ओरियन कैप्सूल ने करीब 69,400 माइल्स की यात्रा की है। बाप रे। और सुनिए, तापमान 5000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला गया था और जो री एंट्री की स्पीड थी ना, वो ध्वनि की स्पीड से 33 गुना ज्यादा थी, मॉक 33। और इस मिशन के क्रू में 4 लोग शामिल थे, रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कुख और जेरेमी हैंसन। राइट। पर एक तुलना दिमाग में आती है। कैसी तुलना? मतलब एक तरफ नासा मॉक 33 की स्पीड से आते हुए कैप्सूल की टेस्टिंग कर रहा है और हम ISRO में अभी 3 किलोमीटर की ऊंचाई से मॉड्यूल को पैराशूट से गिराने की टेस्टिंग कर रहे हैं। क्या हम इस स्पेस रेस में बहुत पीछे हैं या हमारी प्रायोरिटीज अलग हैं? देखिए, इसे रेस की तरह देखना ही गलत है। अच्छा। हाँ, ISRO के गगनयान मिशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इंसानी जान की सुरक्षा। इसीलिए ये 2 पैराशूट्स वाली रिडंडेंट सिस्टम बनाई गई है कि अगर 2 फेल भी हो जाएं तो भी मॉड्यूल सेफ रहे। मेक सेंस। और हर स्पेस एजेंसी ना अपनी टेक्नोलॉजिकल मैच्योरिटी के एक फेज से गुजरती है। नासा ने अपोलो मिशंस में सालों पहले वो फेज क्रॉस कर लिया था। हम अभी अपना पहला मानव अंतरिक्ष मिशन कर रहे हैं। राइट। क्रॉल वॉक रन वाली अप्रोच। एग्जैक्टली। चलिए, अब स्पेस मिशन का इतना विशाल डेटा और इतनी जटिल कैलकुलेशंस करनी है तो उसके लिए ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स तो काफी होंगे नहीं? बिल्कुल नहीं। इसके लिए हमें फ्यूचर की टेक्नोलॉजी चाहिए, जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग और AI। हाँ, और इसीलिए 14 अप्रैल को, जो कि वर्ल्ड क्वांटम डे होता है, अमरावती में एक नया फैसिलिटी खुला है। आंध्र प्रदेश में? हाँ, द अमरावती हब। ये भारत की पहली स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर टेस्टिंग फैसिलिटी है। इसे SRM यूनिवर्सिटी में सेटअप किया गया है और इसमें IBM का 133 क्यूबिट वाला क्वांटम कंप्यूटर लगाया गया है। 133 क्यूबिट? ये तो नेशनल क्वांटम मिशन का हिस्सा होगा ना? बिल्कुल। 2023 से 31 तक का जो मिशन है, जिसका शुरुआती बजट 63.65 करोड़ रुपए रखा गया है, ये टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और हार्डवेयर बनाने का मेन सेंटर बनेगा। ये क्वांटम लीप तो ऐसा है जैसे कोई सीधे साइकिल से उठकर सुपरसोनिक जेट में बैठ गया हो। हाँ, और क्वांटम के साथ साथ AI भी भारी स्पीड से आगे बढ़ रहा है। आज AI ट्रैकर में 3 बड़ी न्यूज हैं। सबसे पहली तो गुजरात पुलिस वाली होगी। हाँ, उन्होंने नेरिट AI लॉन्च किया है। NDPS एक्ट, यानी जो नशीले पदार्थों वाले केसेस होते हैं ना, उसकी जांच के लिए। ये अपनी तरह का पहला RAG टेक्निक वाला सिस्टम है। RAG यानी रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। एग्जैक्टली। दूसरी न्यूज तेलंगाना से है। तेलंगाना सरकार और ऑस्ट्रेलिया की डीकन यूनिवर्सिटी ने मिलकर हैदराबाद के भारत फ्यूचर सिटी में भारत का पहला AI फोकस्ड स्किल डेवलपमेंट हब बनाया है। और उसका नाम है अयुगम दृष्टि। हाँ, और तीसरी खबर मेटा की तरफ से है।
उन्होंने अपने कंपेटिटर्स को टक्कर देने के लिए एक नया जेनरेटिव एआई मॉडल लॉन्च किया है जिसका नाम है म्यूज स्पार्क। काफी कुछ हो रहा है टेक की दुनिया में, पर मेरा एक डाउट है ये नारित एआई को लेकर। क्या ये सच में ग्राउंड लेवल पर पुलिस की वर्किंग बदलेगा या सिर्फ एक नया टेक बज़वर्ड बनकर रह जाएगा? देखिए, रैग तकनीक इसको बज़वर्ड बनने से बचाती है। वो कैसे? आमतौर पर एआई अपने हिसाब से जानकारी बनाता है जिसमें गलतियां हो सकती हैं, पर रैग मॉडल क्या करता है कि वो पहले एनडीपीएस के जटिल लीगल डॉक्यूमेंट्स, कानून और पुराने केसेस से एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन निकालता है। अच्छा, यानी हवा में तीर नहीं चलाता? बिल्कुल नहीं, वो सॉलिड डॉक्यूमेंट्स से रिट्रीव करता है। इससे इन्वेस्टिगेटर्स को एक्यूरेट कानूनी धाराएं और प्रोसीजर्स मिल जाते हैं जिससे उनका बहुत समय बचता है। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट काफी बड़ा होगा। वाह, फ्यूचर तो सच में यहाँ आ चुका है। पर फ्यूचर की इन एडवांस तकनीकों की ओर दौड़ते हुए ना, ये बहुत जरूरी है कि हम अपना इतिहास और अपनी जड़ों को ना भूलें। और उस संविधान को भी जिसने हमें यहाँ तक पहुंचाया है। सही कहा। 13 अप्रैल 1919, ये दिन कोई नहीं भूल सकता। जलियांवाला बाग नरसंहार। हाँ, अमृतसर में इसकी 107वीं बरसी मनाई गई। हम सब जानते हैं कि रॉलेट एक्ट और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी। और तभी जनरल रेजिनाल्ड डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थीं। बहुत ही दर्दनाक इतिहास है हमारा। बिल्कुल। और इतिहास के इन पन्नों में एक और दिन महत्वपूर्ण है, 10 अप्रैल, वर्ल्ड होम्योपैथी डे। हाँ, और 2026 की इसकी थीम है होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। और आपने संविधान की बात की थी थोड़ी देर पहले। हाँ, भाषाई समावेशता यानी लिंग्विस्टिक इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में संविधान का संथाली, गुजराती और तमिल भाषाओं में आधिकारिक अनुवाद लॉन्च किया गया है। ये बहुत अच्छा कदम है। और चलिए अब जल्दी से कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और फैक्ट शीट पर नजर आ लेते हैं। नियुक्तियों में 3 बड़े नाम हैं। ओएनडीसी के नए सीईओ? हाँ, विभोर जैन, उन्होंने थाम्पी कोशी की जगह ली है। उसके अलावा संजय प्रवीण चौधरी पॉलिसी बाजार के नए सीईओ बने हैं और संजय खन्ना को बीपीसीएल का सीएमडी बनाया गया है। राइट, और कुछ शोक समाचार भी हैं आज के डेटा में। हाँ, दिग्गज कांग्रेस नेता अबू हासम खान चौधरी का निधन हो गया है और भारत के सबसे उम्रदराज जीवित टेस्ट क्रिकेटर सीडी गोपीनाथ भी अब हमारे बीच नहीं रहे। एक बड़ा लॉस है स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स दोनों के लिए। पर स्पोर्ट्स से एक ऐसी प्रेरणादायक खबर भी आई है जो रोंगटे खड़े कर देगी। अच्छा? हाँ, ओडिशा की पायल नाग, वो दुनिया की पहली क्वाड्रुपल एम्प्यूटी आर्चर हैं। मतलब उनके चारों हाथ पैर नहीं हैं। ओह माय गॉड। और उन्होंने बैंकॉक में वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज में गोल्ड मेडल जीता है। और मजाक नहीं, उन्होंने फाइनल में अपनी ही आदर्श शीतल देवी को हराया है। ये तो सच में लाजवाब है। और बैडमिंटन में आयुष शेट्टी निंगबो चाइना में हो रही 43वीं बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंच गए हैं। वाह। पर देखिए, एक तरफ जलियांवाला बाग जैसी दर्दनाक हिस्टोरिकल मेमोरी है और दूसरी तरफ पायल नाग जैसी एथलीट हैं जो बिना हाथ पैर के गोल्ड जीत रही हैं। क्या ये दोनों अलग अलग दिखने वाली घटनाएं किसी भी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र को एक ही चीज नहीं सिखाती? अटूट दृढ़ता यानी रेजिलियंस। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। इतिहास हो या वर्तमान, ये दोनों चीजें किसी भी एस्पिरेंट को ये सिखाती हैं कि हालात चाहे जितने भी विपरीत हो, हार नहीं माननी चाहिए। ये रेजिलियंस ही है जो आपको आगे ले जाती है और यही हमारे संविधान के मूल्य भी सिखाते हैं। बहुत खूब। और इस सारी प्रेरणा और नॉलेज को समेटने के बाद अब आखिर में वक्त आ गया है एक फाइनल टेस्ट का। हमारे डेली प्रैक्टिस एमसीक्यूज। बिल्कुल, 5 क्वेश्चंस हैं। चलिए देखते हैं कितना याद रहा। तो प्रश्न 1, आरबीआई के नए फ्रॉड रूल्स के तहत सस्पेक्टेड म्यूल अकाउंट के लिए तय की गई एनुअल क्रेडिट लिमिट क्या है? ऑप्शंस हैं 1 लाख, 5 लाख या 10 लाख। इसका सही जवाब है 5 लाख रुपए। सही। अब प्रश्न 2, भारतीय राजनयिक प्रतिसरण को हाल ही में किस यूएन कमेटी में पुनः चुना गया है? साइंस एंड टेक, एनजीओज या इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स? इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स वाली कमेटी में। बिल्कुल सही। प्रश्न 3, भारत की पहली स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर टेस्टिंग फैसिलिटी कहां स्थापित की गई? जामनगर, अमरावती या हैदराबाद? ये तो सिंपल है, अमरावती हब यानी अमरावती में। करेक्ट। प्रश्न 4, किस राज्य की पुलिस ने एनडीपीएस जांच के लिए नारित एआई लॉन्च किया है? तेलंगाना, गुजरात या एमपी? गुजरात पुलिस ने।
और आखिरी प्रश्न, PMMY यानी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 20 लाख रुपए तक के लोन की अनुमति देने वाले नए लोन टियर का नाम क्या है? तरुण प्रो, किशोर प्लस या तरुण प्लस? इसका नया नाम है तरुण प्लस। परफेक्ट। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो आरबीआई लिमिट वाला प्रश्न एक था और मुद्रा योजना का नया टियर वाला प्रश्न 5 था, ये दोनों आज के सेट में बिल्कुल नई जानकारी लेकर आए हैं। हाँ, तो तैयारी करने वालों को मेरी यही सलाह रहेगी कि इन दोनों नए पॉइंट्स को अपने नोट्स में जरूर जोड़ लें। 5 लाख आरबीआई लिमिट और 20 लाख PMMY तरुण प्लस। बहुत अच्छी सलाह है। वेल, सभी एस्पिरेंट्स को उनके समय और ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, अपना समय निकालने के लिए शुक्रिया। अगर कंपाउंड लर्निंग के इस गहन विश्लेषण से आपकी तैयारी को एक नई दिशा मिली है, तो कृपया इस सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथी उम्मीदवारों के साथ शेयर करना ना भूलें। सीखते रहें, बढ़ते रहें।